हेलो हमारे सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के नए अध्याय जिसमें महान्यायवादी से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसका विस्तार पूर्वक हल देखेंगे तथा इनसे रिलेटेड उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आप इससे रिलेटेड थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वह होता है भारत का महान्यायवादी, जिसे हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि भारत सरकार का विधि अधिकारी क्या सिर्फ महान्यायवादी होता है कि और विधि अधिकारी होते हैं? तो भारत सरकार के 3 विधि अधिकारी होते हैं, जिसमें जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वह भारत का न्यायवादी होता है जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, और जो 2 अन्य विधि अधिकारी हैं उसमें है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसे हम लोग भारत का महाधिवक्ता कहते हैं, और तीसरा है एडिशनल सॉलिसिटर ऑफ इंडिया। तो ये जो 3 हो गए, यही भारत में 3 अधिकारियों को विधि अधिकारी कहा जाता है। भारत का महान्यायवादी, दूसरा भारत का महाधिवक्ता और तीसरा भारत का अपर महाधिवक्ता। तो विधि अधिकारी हो जाएगा, यह महान्यायवादी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह जो भारत सरकार का वह सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है तथा भारत सरकार के जो विधिक मामलों पर सलाह देने का काम यही भारत का महान्यायवादी करता है, तथा वह भारत सरकार की ओर से जितने भी मामले हैं उस मामले की सुनवाई के लिए यह सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 में कह रहा है कि भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो अटॉर्नी जनरल के नियुक्ति के बारे में जो कहा गया है, जो महान्यायवादी की नियुक्ति है वह मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसकी सलाह पर? तो वह हो जाएगा मंत्री परिषद की सलाह पर किया जाता है। और अगर इससे हटाने संबंधी पूछ दिया जाए तो इसको ध्यान में रखेंगे, जो महान्यायवादी का है वह तो नियुक्ति करने का अधिकार किसको पास? राष्ट्रपति के, यानी यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद मतलब हम लोगों ने इसका भी अर्थ देखा था कि प्रसाद पर्यंत का क्या होता है। प्रसाद का मतलब होता है कृपा और पर्यंत का मतलब पद पर बने रहना, यानी कृपा पात्र तक पद पर बने रहना। तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह अपने पद तक बने रहेगा, यानी अपने कार्यकाल के दौरान वह ऐसा पारिश्रमिक पद प्राप्त करेगा जो कि राष्ट्रपति उसके लिए निर्धारित करेगा। तो वह राष्ट्रपति के द्वारा हटाया भी जाएगा और उसको नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करार 3 में भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देने के लिए वह अटॉर्नी जनरल भारत का महान्यायवादी को नियुक्ति किया गया, क्योंकि महान्यायवादी क्या होता है? भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी लॉ ऑफिसर होता है, और यह भारत के विधिक मामलों पर सलाह भी देता है। तो इसलिए इसे कानूनी विषयों का परामर्श करने के लिए अटॉर्नी जनरल को जाना जाता है भारत सरकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 में कह रहा, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? अभी हम लोगों ने देखा था जो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वह कौन होता है? वह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, यानी भारत का महान्यायवादी होता है। तो वही भारत सरकार का मुख्य विधि है, देखिए मुख्य कह रहा, ऐसे हम लोगों ने देखा था जो भारत सरकार के जो विधि अधिकारी हैं वह 3 हैं। कौन कौन है? पहला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और तीसरा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये 3 अधिकारी जो क्या कहलाते हैं? भारत के विधि अधिकारी कहलाते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का क्या भूमिका, यानी महाधिवक्ता का क्या भूमिका? इसकी भूमिका है भारत के महान्यायवादी का सहायता करना, यानी इसको भारत सरकार का दूसरा विधि अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। तो मुख्य पूछा है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 में, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो वह कौन सा है? तो वह है महान्यायवादी को। अनुच्छेद 88 में स्पष्ट कहा गया है कि महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या संसद के किसी समिति जिसका वह सदस्य हो में कार्यवाही में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार प्राप्त है। तो वह हो जाएगा भारत का अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। यह कौन सा अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 88 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वह क्या कर सकता हो? किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या किसी भी समिति
या फिर जिसका वह सदस्य हो में कार्यवाही में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 में कह रहा है संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य ना होते हुए कौन भाग लेता है। अभी हम लोगों ने देखा था कि अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि भारत का महान्यायवादी को संसद की किसी भी सदनों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा संसद के किसी समिति या जिसका वह सदस्य है की कार्यवाही में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार है भारत के महान्यायवादी को। हालांकि वो वोट नहीं दे सकता है, लेकिन वह बोलने के लिए और कार्यवाही में भाग लेने के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है। अभी हम लोगों ने देखा था कि लोकसभा के कार्यवाहियों में यानी अनुच्छेद 88 के तहत भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद के किसी भी सदन, यहाँ तक कि वह संयुक्त अधिवेशन की बैठक में भी भाग ले सकता है अथवा वह संसद के किसी समिति या फिर जिसका वह सदस्य हो की कार्यवाही में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार है, लेकिन वह वोटिंग नहीं कर सकता है। तो इसका प्रश्न ये जवाब सही हो जाएगा, किंतु मतदान नहीं कर सकता लेकिन लोकसभा के कार्यवाहियों में भाग ले सकता, तो वह भारत का महान्यायवादी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में देखिए 8 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसी संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी के सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा था कि महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन, संयुक्त बैठक की में भाग लेने तथा संसद की किसी समिति तथा वह जिसका सदस्य हो की कार्यवाही में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार है, परंतु वह वोट नहीं दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, भारत का अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 में कह रहा है क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उनकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है। हाँ, चूँकि हम लोगों ने अभी देखा था कि जो महान्यायवादी होता है, भारत का महान्यायवादी कहिए, तो उसका क्या होता है, वह क्या कर सकता है, संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो या फिर संयुक्त अधिवेशन की जब बैठक हो तो उस बैठक में भाग लेने तथा संसद के किसी भी समिति का, चाहे वो वित्तीय समिति हो, चाहे वो जांच समिति हो, अन्यथा जिसका वह सदस्य है में क्या करने का, बोलने का तथा कार्यवाही में भाग लेने का उसको अधिकार है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। तो वह इसका प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ, कि वह किसी भी समिति में बैठक में अपना वक्तव्य को रख सकता है, चाहे वो कोई भी समितियाँ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में देखिए निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। ऑप्शन में है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत का महान्यायवादी। देखिए तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वह संसद को सिर्फ अधिकार नहीं है तो वह भारत का महान्यायवादी को। बाकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसको अधिकार है, तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार की बात की जाए, हालांकि इसको हटाने के लिए संविधान में तो महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन वही प्रक्रिया अपनाई जाती है, महाभियोग की प्रक्रिया ही अपनाई जाती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। हालांकि हमारे देश को कभी भी इस स्थिति से सामना करने को नहीं मिला है कि कोई भी न्यायाधीश को महाभियोग के कारण हटाने पड़ा। हाँ, वो बात अलग है कि एक बार 1992-93 में वी रामास्वामी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उनके विरुद्ध क्या हुआ था, सदन में महाभियोग आया था, लेकिन बाद में जो जिस पक्ष का सरकार था वो अपना वापस ले लेने के कारण मत वो हट गया। उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाने का अधिकार संसद को है, वही प्रक्रिया अपनाया जाता है महाभियोग का। हाँ, अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी किसी को नहीं हटाया गया इस प्रक्रिया से। हाँ, एक बार 2009 में जो पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्री सेन थे, उनके विरुद्ध में लाया गया था, हालांकि वो भी नहीं पास हुआ। उसके बाद सी में है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाने का अधिकार, जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए क्या प्रक्रिया संसद में अपनाया जाता है, वही प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए अपनाया जाता है। हालांकि जो इसकी नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन हटाने संबंधी प्रक्रिया वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी, भारत का जो महान्यायवादी है उसे हटाने के लिए संसद को अधिकार नहीं है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही प्रसाद पर्यंत ही हट सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यानी वह जो उसको काम मिलेगा वह अपना कार्यकाल के दौरान ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति उसके लिए निर्धारित किया है, तो वह बने रहेगा अपना पद पर। नेक्स्ट देखिए 11 में, भारत के महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है, तो भारत का महान्यायवादी कब तक धारण करता है, 2 वर्ष, 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, वह हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यानी कि प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब हो गया टिल द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कृपा पात्र होने तक
राष्ट्रपति का। प्रसाद का मतलब ही होता है कृपा और पर्यंत का मतलब ही होता है पद पर बने रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 में, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? वह भारत का सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने देखा था कि जो भारत का न्यायवादी होता है वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी लॉ ऑफिसर होता है। भारत सरकार के अन्य दो और थे। भारत सरकार के जो 3 अधिकारी थे जो विधि अधिकारी कहलाते थे। कौन कौन? जो मुख्य था वह महान्यायवादी था। उसके हेल्प के लिए जो था भारत का महाधिवक्ता था, जिसे क्या कहा जाता था? भारत सरकार का दूसरा विधि अधिकारी कहा जाता था। हालांकि आप एक चीज़ स्पष्ट जान लीजिए कि जो महान्यायवादी है वह महान्यायवादी है जो वह क्या है? ये भारत सरकार का तो संवैधानिक पद है, मतलब महान्यायवादी का संवैधानिक पद है, लेकिन जो महाधिवक्ता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वह संवैधानिक ना होकर वह वैधानिक है। तो यह बात ध्यान में रखिएगा। हो सकता है प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या है? संवैधानिक पद है, वैधानिक पद है? तो ऑप्शन मारिएगा वैधानिक पद। यानी सिर्फ महान्यायवादी को लेकर क्या किया गया है? अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है संविधान में, लेकिन महाधिवक्ता को लेकर संवैधानिक पद नहीं, वह मात्र क्या कहा गया? वैधानिक उसको कहा गया है। तो प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। बी में है, उसे भारत के समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। तो भारत के समस्त न्यायालयों में, बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने देखा था जो भारत के क्या होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, वह सरकार से संबंधित किसी मामले में वह किसी भी न्यायालय में सुनवाई का उनको अधिकार है। तो बी भी सही है। सी में देखिए, वह संसद में अथवा संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकते हैं। यह भी हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 88 के तहत कि महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा संसद की किसी समिति जिसका वह सदस्य हो की कार्यवाही में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार है। डी में देखा, उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल नहीं, वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं दे सकता। तो यही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 में, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने का रहा, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 2 में है, यह कौन सा है जिसमें हम लोगों ने देखा था इसकी नियुक्ति संबंधी मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अगर वह उसको हटाने संबंधी प्रावधान संसद के पास नहीं, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही हटेगा, अनुच्छेद 76 के 4 के तहत। उसके बाद है जिसमें उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। बिल्कुल सही बात है। इसमें वह सभी योग्यता होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन 13 के 2 में करा, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि महान्यायवादी होने के लिए उसे संसद की किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। 4 में करा, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है। भारत का जो महान्यायवादी है उसे संसद नहीं हटा सकती है। तो उसके लिए कोई महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही हटेगा। तो मात्र ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 सही है, तो और 3, 4 गलत है। नेक्स्ट देखिए 14 में, महान्यायवादी का प्रति माह कितना वेतन मिलता है? अब बताइए, महान्यायवादी का जो वेतन होता है वह कितना मिलता है? 3.5 लाख, 2,80,000, 2.5 लाख, 2,25,000। तो जो महान्यायवादी की नियुक्ति है, महान्यायवादी का जो वेतन है वह 2.5 लाख मिलता है। यानी कि 2.5 लाख और किन किन पद वालों को दिया जाता है, थोड़ा ये भी रिमेंबर रखेंगे। तो 2.5 लाख हो गया जो कैग हो गए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के, उनको 2.5 लाख दिया जाता है। और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको 2,80,000 दिया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 होता है। तो महान्यायवादी की भी नियुक्ति है 2,50,000 तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी कितना है? 2,50,000। और कौन है? मुख्य निर्वाचन आयोग का भी क्या है वेतन? 2,50,000। तो जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, मुख्य निर्वाचन आयोग, तो उसका भी है। और 3.5 लाख और 2,25,000 किनका, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। 2,80,000 हम लोगों ने देखा कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आते हैं। उसके बाद 2,25,000 के अंतर्गत में कौन आते हैं? यह उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। तो हम लोगों ने देखा था न्यायाधीश तो ये हो गए, मुख्य न्यायाधीश 2,50,000, अन्य न्यायाधीश 2,50,000 के अंतर्गत में आते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000, उच्च न्यायालय के
न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश 2,25,000, मुख्य न्यायाधीश 2,50,000 और 3.5 लाख किनका था, वह था भारत के राज्यपाल। जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनकी वेतन 3.5 लाख है। तो आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो वह संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 76 के तहत क्या कहा गया है, भारत में महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 76। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 में, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? कौन है जो संसद के गैर सदस्य, यानी वह संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी वह संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वह भारत का महान्यायवादी है, जिसमें से हम लोगों ने देखा था भारत के जो महान्यायवादी है वह संसद के किसी सदन, संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं, अन्यथा वह संसद की किसी समितियां या तथा जिसका वह सदस्य में कार्यवाही में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार भारत के महान्यायवादी को प्राप्त है। किसमें? अनुच्छेद 88 के तहत। 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 में। आइए 17 में है, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? तो वह भारत के महान्यायवादी को है। वह क्या कर सकता है? भारत संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी, यही सभी अनुच्छेद 88 में था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि महान्यायवादी जो है संसद के किसी भी सदन, संयुक्त बैठक में भाग लेने का तथा संसद की किसी भी समिति या जिसका वह सदस्य है के कार्यवाही में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार किसको है? वह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी का। तो देखिए कौन है? यह ऑप्शन नंबर सी में उसका इंग्लिश लिखा हुआ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के महान्यायवादी को ही इंग्लिश में उसको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 18 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? कौन है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना कारण, देख प्रसाद पर्यंत मतलब उनके कृपा पात्र तक, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही, यानी उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा और उनके अनुसार ही वह अपना पद पर बना रहेगा। तो वही होता प्रसाद। प्रसाद का ऐसे अगर आप हिंदी में अर्थ देखेंगे तो कृपा होता है ना। पर्यंत मतलब पद पर बना रहेगा, तो वह हो जाएगा, कौन हो जाएगा? भारत के महान्यायवादी। ये सभी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 में, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? अब देखिए भारत का मुख्य विधि अधिकारी, मुख्य हो जाए या प्रमुख हो जाए, तो हम लोगों ने देखा था भारत सरकार के 3 अधिकारी को विधि अधिकारी कहा जाता है। कौन कौन वो 3 है? पहला था भारत का महान्यायवादी, दूसरा था भारत का महाधिवक्ता, तीसरा था भारत का अपर महाधिवक्ता। अपर महाधिवक्ता को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाते हैं। तो प्रमुख पूछा तो वह हो जाएगा भारत का महान्यायवादी हो जाएगा। अगर दूसरा पूछता भारत सरकार का दूसरा विधि अधिकारी, तो वही हो जाएगा जो भारत के महान्यायवादी की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है, जो हम लोग सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया महाधिवक्ता के नाम से जाने हैं, वह हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 में, सदस्य ना होते हुए निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं मत देने का अधिकार के बिना? कौन है? अनुच्छेद 88 के तहत हम लोगों देखा था कि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन अथवा संयुक्त अधिवेशन की बैठक में भाग लेने, अन्यथा संसद की किसी समितियां तथा जिसका वह सदस्य है के कार्यवाही में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार वह भारत के महान्यायवादी को है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने महान्यायवादी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, उसका हम लोगों ने विस्तारपूर्वक हल देखा। और इससे रिलेटेड अगर आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसे अच्छा से समझकर बना भी लेंगे। अब आइए कुछ और है जो इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक है, कुछ प्रश्नों का हल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें से हम लोग देखेंगे सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, मुख्य सतर्कता आयोग। तो सॉलिसिटर जनरल अभी हम लोगों ने देखा था, जो क्या है, भारत सरकार का जो विधि अधिकारी, मुख्य विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, उसी की सहायता के लिए जो नियुक्त किया जाता है उसे हम सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के, जिसे हम लोग भारत सरकार का दूसरा विधि अधिकारी भी कहते हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया वो होते हैं जिस तरह से केंद्र में केंद्र सरकार की सहायता के लिए एक विधि अधिकारी होता है, कौन? महान्यायवादी। ठीक उसी प्रकार राज्य सरकार की सहायता के लिए एक विधि अधिकारी होता है जो कानूनविद होता है, कानून के क्षेत्र में जानकार होता है, उसे हम लोग एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। यह राज्य सरकार के लिए होता है, यह राज्य सरकार के पक्षों को प्रतिनिधित्व करता है किसी भी न्यायालय में। मुख्य सतर्कता आयुक्त क्या होता है? यह मुख्य सतर्कता आयुक्त मुख्य रूप से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह केंद्र सरकार द्वारा यह संस्था को लाया गया। हालांकि इसका जो केंद्र सतर्कता आयोग है संवैधानिक संस्था है ना था, ना ही
यह वैधानिक था। तो इसको क्या किया गया, 2003 में संसद द्वारा पारित कर एक विधि के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो आइए इससे संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका हम लोग हल देखते हैं। पहला कार्य भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। अब बताइए भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, एक न्यायिक सलाहकार होता है, एक प्रधानमंत्री का सलाहकार होता है। अब देखिए हम लोगों ने देखा था कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वह कौन था? वह भारत के महान्यायवादी का सहायता के लिए नियुक्त किया जाता था, जो भारत सरकार का दूसरा विधि अधिकारी जाना जाता था। तो न्यायिक सलाहकार, ये तो सलाहकार नहीं होता था ना, सलाहकार तो इसको कहना उपयुक्त नहीं, सिर्फ सलाहकार ना हो के अब एक में है प्रशासनिक अधिकारी। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सी में क्या, भारत प्रधानमंत्री का सलाहकार, तो प्रधानमंत्री का सलाहकार नहीं होता। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, सिर्फ वो सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी नहीं होता। हम लोगों ने देखा था कि अगर क्या हो 143 के तहत राष्ट्रपति को कुछ सलाह लेना हो कानूनी संबंधी, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी ले सकता है, उसको यह अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या होता, क्या होगा? इस प्रश्न का जवाब आप हमें दीजिए कि क्या होना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी सही है या अन्य न्यायिक सलाहकार है? आपके अनुसार इस ऑप्शन में से क्या होना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 में, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए हम लोगों ने देखा था, जिस प्रकार से केंद्र सरकार में कानूनी विषयों पर परामर्श देने तथा केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने तथा किसी भी मामले, राज्य केंद्र सरकार के किसी भी मामले को लेकर किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार था, वह कौन, महान्यायवादी को। ठीक उसी प्रकार कानून विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने तथा उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए वह एडवोकेट जनरल जो है वह है। तो एडवोकेट जनरल जो हो जाएगा कानून विषयों के लिए राज्य सरकार को परामर्श देता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? जिस तरह से हम लोगों ने देखा था केंद्र सरकार में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी, जो केंद्र सरकार का क्या होता था, एक विधि अधिकारी होता था, जो राज्य सरकार जो केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी मामले में सुनवाई के लिए वह किसी भी न्यायालय में जाने के लिए उसको अधिकार प्राप्त था। ठीक उसी प्रकार महाधिवक्ता को, जो महाधिवक्ता जिसको हम लोग राज्य सरकार का महाधिवक्ता कहिए, ऐसे महाधिवक्ता से लग रहा है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का भी तो हिंदी महाधिवक्ता होता है, तो राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल होता है, वह राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, महान्यायवादी का राष्ट्रपति के द्वारा, वही जो राज्य के लिए जो कानूनी सलाहकार होता है, जो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वह राज्य सरकार, वह राज्यपाल नियुक्ति उसकी करता है। नेक्स्ट देखिए 4 में, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है वह कौन होता है? वह एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होता है। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया की बात कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? वह अनुच्छेद 164 में कहा गया है। तो ध्यान में रखिएगा, तो उच्चतम विधि अधिकारी इसलिए कहा गया है क्योंकि यह जो क्या होता है, राज्य सरकार की ओर से किसी भी मामले में वह राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। इसे भी किसी भी न्यायालय में जाकर वह राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने का, बोलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 में, निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का नहीं? जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि महान्यायवादी को केंद्र में सदन में, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी भी सदन में बोलने का तथा सदन में भाग लेने का, या फिर संयुक्त बैठक में, या फिर जिसका वह सदस्य है उस समितियों में बोलने का और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार था। ठीक उसी प्रकार राज्य में जो राज्य का जो विधि अधिकारी होता है, जो राज्य का कानून परामर्शदाता होता है, जिसे हम लोग एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, वह भी यानी कि विधानमंडल में किस कार्यवाही में भाग लेने, बोलने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन वह मत नहीं दे सकता। तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, है ना, राज्य का महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 में कह रहा मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा। अब मुख्य सतर्कता आयुक्त क्या होता है? तो मुख्य सतर्कता जो आयुक्त है यह 2003 में एक मतलब ये इसके द्वारा संसद द्वारा पारित कर एक विधि द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। यह मुख्य सतर्कता आयुक्त जो है
केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रमुख संस्था है, जो सन 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा इसको पारित किया गया। तो ध्यान में रखिएगा कि मेन रूप से जो केंद्र सरकार के जितने भी ए ग्रेड ऑफिसर हैं उन सभी पर नज़र रखने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस प्रमुख संस्था का गठन किया गया। कब? 1964 में। हालांकि हम आपको बता दें, इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो समिति का गठन किया गया था वह संथानम समिति का गठन किया गया था। उन्हीं के अनुशंसा पर 1962 से 64 के अनुशंसा पर इस समिति का गठन किया गया, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। और अगर इसकी बात की जाए संवैधानिक के, तो इसका जो है मूल संविधान में केंद्रीय सतर्कता आयोग ना तो एक संवैधानिक संस्था था और ना ही एक सांविधिक संस्था था। इसे 2003 में क्या किया गया है, संसद द्वारा पारित कर विधि द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, सतर्कता आयोग। साथ में देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। तो देखिए, कह रहा है कि भारत के महाधिवक्ता की नियुक्ति जरूर क्या किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। तो यह गलत हो जाएगा। महाधिवक्ता की नियुक्ति डायरेक्ट राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगर वही महान्यायवादी रहता तब होता उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति की किया जाता, लेकिन उसमें राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं रहती। तो जो कथन 1 है वह बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। कथन 2 में पढ़िए, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की मूल और अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। अब देखिए, पहला तो हम लोगों ने देख लिया कि महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। दूसरा कथन है कि जो सिविल प्रक्रिया संहिता है उसके उपबंध के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च जो न्यायालय की मूल और अपीलीय संहिता के उपबंधों के अनुसार अपीलीय सलाहकारी अधिकारिता होता है। तो देखिए, अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता क्या होता है। ये सिविल प्रक्रिया संहिता है क्या, यानी कहने का मतलब कि किसी भी सिविल मुकदमे को आरंभ करने से लेकर उसे निपटाने के लिए न्यायालय में एक प्रक्रिया होती है। यानी कि अगर आप उस प्रक्रिया को फॉलो अप नहीं करते हैं तब अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा कि केस को निपटाने में असाधारण विलंब हो सकता है। तो इसी समस्याओं को से बचने के लिए क्या किया गया, सिविल प्रक्रिया संहिता पारित किया गया। तो हम लोग समझ गए सिविल प्रक्रिया संहिता क्या होता है, यानी कहने का मतलब किसी भी सिविल मुकदमे को आरंभ करने से लेकर उसे निपटाने तक के लिए उसकी एक प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। अगर उस प्रक्रिया को ना फॉलो किया जाए तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे असाधारण विलंब भी हो सकता है। उसके बाद इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए क्या किया गया, सिविल प्रक्रिया संहिता लाया गया। और अगर दूसरे मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता मुख्यतः कहाँ पर होता है, दूसरे संबंध में कह सकते हैं। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा हो, तो जिस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है वह न्यायालय की शरण लेगा। तो किसी भी सिविल मुकदमे को आरंभ करने से उसके निपटाने के लिए जो एक प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ेगी वही क्या कहलाया है, सिविल प्रक्रिया संहिता कहलाया है। तो इसका जो है सिविल प्रक्रिया संहिता है वह इसका जो है उच्च न्यायालय के मूल और अपीलीय और सलाहकारी अधिकारिता होती है, यह नहीं होती है। तो ना ही एक सही है और ना ही दो सही है। देखिए, इसके अंतर्गत में सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत में कौन कौन से मामले आते हैं, मतलब वो मामले आते हैं जैसे आप एक दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कोई भी निजी या सार्वजनिक अधिकार को लेकर जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों में जो बात शुरू होता है उसे ही सिविल बात कहा जाता है। तो उसमें मुख्यतः कर्ज या अन्य धनराशि से वसूली से संबंधित हो गया। उसके बाद आप कहिए चल या अचल संपत्ति से संबंधित हो गया, मकान मालिक और किराएदार के बीच से संबंधित हो गया, यही सभी इसमें आते हैं। धार्मिक अधिकारों से संबंधित वाद, ये सभी सिविल प्रक्रिया के संहिता के अंतर्गत में आते हैं। तो आशा करते हैं आपको सिविल प्रक्रिया संहिता समझ में आ गया होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता क्या था, सिविल प्रक्रिया संहिता हुआ था जिसमें क्या हो कि न्यायालय में अगर आप कोई भी मुकदमे को प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ करने से लेकर निपटाने तक के लिए एक प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। अगर इस प्रक्रिया को ना फॉलो किया जाए तो क्या होगा, काफ़ी समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है। जैसे क्या होगा, केस को निपटाने में असाधारण विलंब हो सकता है। तो इसी समस्याओं से बचने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता पारित किया गया। तो इसका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 7 का, ना ही एक सही है और ना ही दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 में, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
कह रहा है जिला कलेक्टर। देखिए जो जिला कलेक्टर है, आपको हम बता दें कि वह किसके अधीनस्थ कार्य करता है। मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक है संभायुक्त। अब देखिए संभागीय युक्त क्या है, यह जो है संभायुक्त है, यह संभागीय आयुक्त को मिलाकर संभायुक्त हुआ। इसका जो इंग्लिश होता है, अगर इंग्लिश आपको बोलेंगे तो शायद आसानी से समझ में आ जाए, इसका होता है डिविजनल कमिश्नर, यही होता है डिविजनल कमिश्नर। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो जिला कलेक्टर है वह डिविजनल कमिश्नर के अंतर्गत क्या होता है, अधीनस्थ कार्य करता है। तो इसके बारे में जानते हैं कि संभायुक्त जो है संभागीय क्या है, संभागीय आयुक्त क्या है। तो आपको बता दें कि 1829 ईस्वी में सबसे पहले बार क्या किया गया था, जिला कलेक्टर के कार्यों पर पर्यवेक्षण हेतु संभागीय आयुक्त का पद का सृजन किया गया था। कब, उसी समय ब्रिटिश काल में ही जिला कलेक्टर के कार्यों पर पर्यवेक्षण हेतु संभागीय आयुक्त का पद का सृजन किया गया था। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद भारत की आज़ादी के बाद संभागीय स्तर पर प्रशासन तंत्र का मुखिया संभागीय आयुक्त होता है। तो आपको हम बता दें संभागीय स्तर, संभागीय का इंग्लिश होता है डिविजनल स्तर। जो डिविजनल स्तर पर होते हैं, जैसे इस डिवीजन के अंतर्गत में कई जिला आते हैं, वही कई जिलाओं को मिलाकर एक डिवीजन बनता है। जैसे बिहार में 38 राज्य है ना, तो 38 राज्य में से बहुत सारे राज्य को मिलाकर 9 डिवीजन बनाए गए हैं। जैसे पटना है, तो पटना है, तो पटना के क्षेत्र में पटना एक डिवीजन है। पूरा भारत में, पूरा बिहार में 9 डिवीजन है, और उस डिवीजन के अंतर्गत में कई जिले शामिल हैं। तो एक डिवीजन में लगभग किसी में 6 जिला, किसी में 3 जिला, इसी तरह से कई जिलाओं को मिलाकर एक डिवीजन बनाया गया, जिसको हम लोग प्रमंडल कहते हैं। तो वही होता है। तो संभागीय स्तर पर जो प्रशासन तंत्र का मुखिया संभागीय आयुक्त होता है, तो वही संभागीय आयुक्त होता है। और इसका जो कहने का मतलब आप बोलिए कि जो इसका नियंत्रण करता है, अधीनस्थ जिलों के प्रशासन पर नियंत्रण एवं उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। कौन, यही संभागीय आयुक्त। क्या क्या करने में, प्रशासन पर नियंत्रण, जिलों के जितने भी जिलों हैं उसके प्रशासन नियंत्रण एवं कार्यों में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। तथा संभागीय आयुक्त के पद पर कोई वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा अधिकारी होता है, जो आईएएस रैंक का होता है ना, आईएएस रैंक का वरिष्ठ अधिकारी होता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, अगर प्रश्न कभी पूछ दिया जाए, देखिए यहाँ पर सभी हिंदी वर्ड का प्रयोग किया गया है, तो हो सकता है इस संभायुक्त को समझकर आपको समझने में दिक्कत होगा, तो आप इसका इंग्लिश जरूर देख लिया करिएगा। डिविजनल कमिश्नर होता है, जिस डिविजन कमिश्नर के अंतर्गत में ही कई जिले होते हैं। तो जिला कलेक्टर किसके अधीनस्थ कार्य करता हुआ, डिविजनल कमिश्नर, जिसको हम लोग संभागीय आयुक्त भी कहते हैं। संभागीय आयुक्त सबसे पहले बार 1829 ईस्वी में इसका पद का सृजन किया गया। उसके बाद भारत की आज़ादी के बाद इसको विस्तार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 में, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी, देखिए दिल्ली के उपराज्यपाल, जो उपराज्यपाल होता है वो तो केंद्र शासित के होते हैं। भारत के रक्षा सचिव, ये रक्षा विभाग के होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव, तो प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव ये प्रधानमंत्री कार्यालय का होता है ना। और भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव हैं, यही भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होते हैं, जो अभी शायद राजीव गौबा करके हैं। एक बार आप देख लीजिएगा क्या सही है, राजीव गौबा ही होंगे शायद। तो यही होता है भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी, यानी मंत्रिमंडलीय सचिव। हम लोगों को देखा था ना, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के अंतर्गत में वो सभी कैबिनेट मंत्री आते थे, जिसका कौन है, प्रधानमंत्री डायरेक्ट क्या करता था, बैठक में भाग लेता था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10 में, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है। तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी, तो वह हो जाएगा, कौन हो जाएगा, एडवोकेट जनरल हो जाएगा। अगर केंद्र स्तर का उच्चतम विधि अधिकारी पूछा जाता तो वह हो जाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जिस तरह से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वह राज्य केंद्र सरकार का मुकदमों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे किसी भी न्यायालय में जाकर सुनवाई करने का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार राज्य सरकार के मुकदमों का, राज्य सरकार के विरुद्ध अगर कोई केस हुआ हो या उसके प्रतिनिधित्व में न्यायालय में जाकर पेश होना हो, तो वह कौन करेगा, वह एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, यानी जो एडवोकेट जनरल है स्टेट का, उसे ही प्राप्त है। तो राज्य का उच्चतम अधिकारी कौन होता है, वह एडवोकेट जनरल होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज भारत के महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया और मुख्य सतर्कता आयुक्त से कुछ प्रश्नों का हल हम लोगों ने देख लिया, जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना क्यूरी क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग किसी अगले सब्जेक्ट के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक को हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।